नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में किया नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण। हरियाणा रोडवेज और ट्रक चालक में साइट को लेकर हुआ विवाद। श्रीगंगानगर फाटक के नजदीक हुआ चक्का जाम। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में हुआ योग शिविर का आयोजन। बीकानेर संभाग के आईजी ओम प्रकाश वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे हनुमानगढ़। रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के अधिवेशन में केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों की गई आलोचना। और अब समाचार विस्तार से। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आज टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण किया। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू का लोकार्पण मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से किया गया। 20 बेड के आईसीयू कक्ष के साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन व ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक का उद्घाटन भी विधायक ने किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आईसीयू कक्ष, डिजिटल एक्सरे मशीन व ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक के उद्घाटन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जिला अस्पताल में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर रहता है तो इससे बुरी स्थिति उसके लिए और नहीं हो सकती। वही व्यक्ति अगर अपने पैरों पर चलने लग जाए तो इससे बड़ा जीवन दान भी नहीं हो सकता। विधायक ने कहा कि जिला अस्पताल में भविष्य में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जिला अस्पताल में अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही कहा कि जिला अस्पताल का स्टाफ मरीजों के लिए टीम वर्क के साथ काम करे, इससे अस्पताल का भी नाम होगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधि सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर गंभीर हैं। आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए जरूरतमंदों को इन अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिले, यही प्रशासन का लक्ष्य भी है। भविष्य में भी यह प्रयास रहेगा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति सीएचसी पीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से विधायक कोटे से दिए गए 20 लाख रुपए की लागत से 20 बेड का आईसीयू कक्ष तैयार किया गया है। डिजिटल एक्सरे मशीन जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक में प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक में घुटने और खुले प्रत्यारोपण से संबंधित सलाह लेने मरीज आ सकता है। इसमें चिरंजीवी योजना के तहत सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। पीएमओ डॉक्टर पोटिया ने बताया कि जब तक भारत या राज्य सरकार कोविड फ्री की घोषणा नहीं कर देती, तब तक 20 बेडेड आईसीयू कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। आपको जितना स्टाफ दिया जा सकता है वो हम लोग बहुत ही जल्द उपलब्ध करवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में भी चूंकि अच्छी टेक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन, बहुत ही शानदार आईसीयू और ये न्यू रिप्लेसमेंट की कार्यशाला इस प्रकार का आपने आयोजित किया। मैं चाहूंगा कि अपन भविष्य में भी छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहें और इस जिले में एक मुहिम चलिए नशा मुक्ति की। तो सब डॉक्टर्स और सभी पैरामेडिकल और सब लोग मिलकर के जब हम प्रशासन का, पुलिस का साथ देंगे कि कोई भी जो व्यक्ति आ रहा है, चाहे गुटखा ही खा रहा है, उसको हमें गुटखा छुड़वाना है, दिन में 2 सिगरेट पीता है उसको हमें सिगरेट छुड़ानी है। मैं समझता हूँ सरकार की नीयत है कि मेडिकल में कोई कंप्रोमाइज नहीं। गैस सिलेंडर के लिए जैसे अभी पीएम साहब कह रहे थे, हमें पता है रात के 2-2 बजे तक हमारे यहाँ जो अभी गरेज की एसपी साहब इन्होंने वहां बनाने की ड्यूटी लगा दी थी और कई दफा ये पोजिशन आ गई थी कि साहब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, तो वहां से मेहनत कर करके और जो अपने पहले कलेक्टर साहब के जाकिर हुसैन जी से उनसे हमने रिक्वेस्ट की साहब हमें किसी तरह से एक गाड़ी भरवाओ। तो वो 40 की गाड़ी थी तो 25-30 ही मिलते थे अपने नजदीक में जाते हैं। और देखने पर मुझे तो ऐसा लगा जैसे जयपुर में नहीं। डिजिटल एक्सरे प्लेसमेंट का जो हमारे हमें बताएगी नहीं करते हुए आईसीयू के अंदर 20 लाख मैंने दिए, लेकिन टोटल इसको 1 करोड़ रुपये एक बेड है वो 20 लाख से लेकर 65 लाख तक का मशीन है। हर सुविधा है जो आज आईसीयू कोई बात कर रहे हैं, साफ नहीं करेंगे। ये कागजों में 200 बेड का हॉस्पिटल एक्चुअल में अगर सारे बेड जोड़े तो 402 बेड। तो हम ऊपर मंत्री से बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करेंगे, इसको परमानेंट किया जाए, चाहे 300 बेड का करेंगे। उससे क्या है कि हमारे जो स्टाफ भी और मिलेगा हमारा और
स्टाफ भी और मिलेगा और पैसा भी बढ़ जाएगा। अब 200 का पैसा मिल जाएगा, स्टाफ मिल जाएगा, तो लगा हम बेड 400 लगा करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेड बढ़ जाए ताकि उसके साथ बजट भी बढ़े। जिले में आज अत्याधुनिक आईसीयू जो कि 20 बेड की क्षमता है और डिजिटल एक्सरे की मशीन एंड नी रिप्लेसमेंट के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद से जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं को जो विस्तार को लेकर और अत्याधुनिक करने को जो फंडिंग की जा रही है, ये आम जन के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति सरकारी संस्थानों में अपने इलाज के लिए आता है, सुविधाओं का फायदा उठा करके हम उनको अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। ये हमारे लक्ष्य है। भविष्य में भी अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में जितने भी हमारी CSMPC भी हम लोग सुविधाओं का विस्तार करेंगे, उन पर भी हमारा ध्यान है। टूटने और खुलने प्रत्यारोपण से संबंधित सलाह लेने आ सकते हैं प्रत्येक रविवार 9 से 11, जिसमें चिरंजीवी योजना के तहत सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा स्थिर रोग विशेषज्ञ द्वारा। और उनके कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेश्चन है, उनके सभी के जवाब जॉइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक में जो भी भ्रांति है उनको दूर करते हुए यहाँ पे ये सुविधा शुरू की गई है माननीय जिला चिकित्सालय में। तथा 20 बेडेड अभी आईसीयू है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कोविड फ्री घोषित नहीं कर देती है, तब तक वो कोविड के लिए रिजर्व रखा जाएगा, फिर उसको अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग में उसके उपरांत लिया जाएगा। अभी रनिंग में 5 बेडेड आईसीयू हमारे पास मेडिकल आईसीयू चल रहा है और अन्य वार्ड और उनकी बातें आईसीयू में अपने स्टाफ की सभी जगह कुछ भी स्टाफ हटा दिए, फिर शॉर्टेज चल रही है, तो राज्य सरकार जल्दी उनको पूरा कर देगी और हम उसको और उनकी बाकी सभी कार्यों को सुचारू कर देंगे। अभी कोविड के लिए जो पहला पुराना आईसीयू था, जहाँ पे बारिश के दिनों में पानी भर जाता था और अन्य समस्याएं आती थी, वो काफी पुराना हो चुका था। उसी को नया रूप देने के लिए विधायक महोदय ने ये फंड दिया था और पुराना जो कोविड आईसीयू 10 बेडेड था उसको 20 बेडेड कर दिया गया है। और इससे एसी लगे हुए हैं। इसमें पहले आइसोलेशन वार्ड था, उसमें कूलर इत्यादि की व्यवस्था थी। अभी सभी कोविड के मरीज एक ही जगह अगर आवश्यकता हुई तो उनको एक ही जगह उपलब्ध सुविधा हो जाएगी। तथा इसका जो एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, वो अलग से चिकित्सालय के दूसरे मरीजों के संपर्क में आए बिना सीधा प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए चिकित्सालय प्रशासन द्वारा ये स्थान चुना गया। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास आज सुबह हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक चालक में साइड को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान मौके पर ट्रैफिक जाम हो गया। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास मंगलवार सुबह हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक के चालक में साइड को लेकर विवाद हो गया। विवाद तब बढ़ गया जब ट्रक चालकों ने बस के चालक परिचालक पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करीब आधा घंटा जारी रहा। विवाद के बीच हरियाणा रोडवेज बस का चालक और परिचालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालकों से समझाइश के बाद जाम खुलवाया और बस को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने बताया कि वह मंगलवार सुबह अपनी साइड में ट्रक लेकर जा रहा था। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो पीछे से आई हरियाणा रोडवेज की बस के चालक ने टक्कर मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। जब उसने एतराज जताया तो बस के चालक परिचालक ने गालियां निकाली। परिचालक ने बस से नीचे उतरकर उस पर डंडे से वार किए। बस चालक ने थप्पड़ मारे। उधर इस घटना का पता चलते ही कई ट्रक चालक मौके पर एकत्रित हो गए तथा रेलवे फाटक के पास जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना से SI शैलेश चंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक हरियाणा रोडवेज का चालक व परिचालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर चले गए। पुलिस ने जाम लगाकर विरोध जता रहे ट्रक चालकों से समझाइश की। ट्रक चालकों ने हरियाणा रोडवेज बस के चालक परिचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस की ओर से रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन देने पर आक्रोशित ट्रक चालक शांत हुए और जाम खोला। पुलिस हरियाणा रोडवेज की बस को जब्त कर थाना ले गई। ट्रक चालक इमाम खान की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना में परिवाद दिया गया। ये तो रोड पे मैं अपनी साइड पे चल रहा था, ठीक है। इन्होंने बस बीच में घुसा के शीशा तोड़ के और मेरे को नीचे उतार के पीटा इन्होंने, ठीक है। डंडा और पूरा लाठी से पीटा, तक मारा और पटरों पे मारा। फिर वो बस वाला और कंडक्टर वाला छोड़ के भाग गया घर। अब देखो क्या होता क्या नहीं। बात ये हुई थी, मैं अपनी साइड पे चल रहा था, ठीक है। मैं अपनी साइड पे सीधा चल रहा था, इन्होंने शीशा तोड़ दिया। मैं ये बोलने आया, मैं कहा ड्राइवर देखो, आप ही ड्राइवर हो, हम भी ड्राइवर है, शीशा गाड़ी का तोड़ दिया, ये क्या चक्कर है, तुम रोक लेते 2 मिनट। बोला माँ बहन की गाली दी और नीचे उतर के मेरे को पीटने। ये बस वाले रहने बस वाले थे, इन्होंने मेरे को पीटा अच्छी तरह से। अब यही मांग है मेरी, वो कंडक्टर हमारे को चाहिए जिसने हमारे को डंडा मारा है। इतने डंडे मारे ना, वो आदमी चाहिए। जो बस वाले ने थप्पड़ मारे हैं उसको तो हम ड्राइवर को माफ करते हैं। आगे गुंडागर्दी करते वो चक्कर के चक्कर आपके टाइम तपान के चक्कर में आवे लेट है और ओवर क्रॉस करके गाड़ियां काटे। इन ओवर ब्रिज को काम चालन लग रहे हैं।
ऊपर गुंडागर्दी करे, ड्राइवर ने मारे बुरी तरह और सारो चक्को जाम करा दियो। जो भी काम करे मैंने हरियाणा रोडवेज वाले ड्राइवर कंडक्टर पे दोनों पे कार्रवाई चाहिए तो संतुष्ट होगा, नहीं तो हमारी गाड़ी खड़ी है, मैं सारी यूनियन की गाड़ियों को भेज दूंगा। आज यही विवाद हुआ है, भी फाटक बंद है, टाइम से गाड़ियां निकलेगी, आधा देखता मैं मेरी गाड़ी लेके टप रास्ता ही नहीं तो ऊपर थोड़ी चढ़ाएगा, इस हिसाब से तो आदमी मार के चले जाएंगे। ये श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में मंगलवार को टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में योग शिविर का आयोजन किया गया। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित योगा उत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में योग प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को नजर आया। शिविर में शहरवासियों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिविर के दौरान योगाचार्य डॉक्टर राजेंद्र निकुंभ की ओर से सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक योग सभा व योग प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में योगात्सव वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के दास ने अपने उद्बोधन में कहा कि निरोगी रहकर चिरंजीवी होने के लिए योग एक उत्तम साधन है। योग हमारे रक्त में सुरक्षा तंत्र की कोशिकाओं के बल पर अपार वृद्धि करता है और प्रतिकूल वातावरण में भी हमारे शरीर की रक्षा करता है। पिछले 1 दशक के भीतर योग ने न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी संस्कृति व पश्चिमी चिकित्सा पर भी अपना प्रभाव डालते हुए अच्छे परिणाम दिए हैं। जितना अधिक हम इस प्राचीन योग पद्धति के बारे में सीखते हैं उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। हाल के शोध से भी पता चला है कि योग और मानसिक सचेतता पर आधारित अभ्यास शरीर को कई तरह से सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इससे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने और हृदय प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। योग सबसे शक्तिशाली साधन है जो रोगी के सामान्य स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बदलता है। इस दौरान यशपाल सिंह ने बताया कि योगा उत्सव कार्यक्रम का भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से 13 मार्च को विज्ञान भवन से आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लेकर 100 दिन तक देश के 100 शहरों में चलने वाले योगात्सव का आगाज किया था। आज के योग कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया तथा एसकेडी विश्वविद्यालय की ओर से योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आज का जो ये कार्यक्रम है ये योगा डे के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 100 दिन का काउंटडाउन शुरू किया है, जिसके तहत 100 दिन तक 100 शहरों में 100 संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम करवाया जाएगा। और इसका जो आगाज है वो 13 मार्च को हुआ था दिल्ली में विज्ञान भवन में, और इसी सिलसिले में 2 दिन पहले लाल किले में भी प्रोग्राम किया गया। और आज जो यहाँ पर प्रोग्राम है ये मोदी सर्विसेज जो PRCB है उसके द्वारा और एसकेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों में योगा के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोग योग की महिमा को समझे, योग को देश विदेशों तक लेकर के जाएं और इसको अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। हमने अभी यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल का किया है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में ऐसी चीजें आती है जो हर इंसान को, छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक तो करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे योगा में स्ट्रीम्स हैं, जो कुछ हार्ड योगा जाए, सॉफ्ट योगा जाए, मगर ये वाला जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है ये हर किसी को करना चाहिए। आज देखें तो पूरे विश्व में आप देख रहे हैं जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो हर जगह पर अशांति फैली हुई है। पूरे विश्व में शांति का समाधान एकमात्र है और वो है योग। और इसलिए योग हम सभी करें। योग ये हमारे भारत की परंपरा है, इस परंपरा को लगा कर रखे, इस परंपरा को हम चलाएं, ये बहुत आवश्यक है और इस बात को पूरी दुनिया ने मान लिया है। तो इसीलिए इस सिलसिले में 2014 में ही कुछ बात यूनो में हो गई थी, जिसके कारण हम सब उस दिन से 21 जून 2014 से हम योग दिवस मनाते हैं। तो इस साल भी योग दिवस हम मनाएंगे 21 जून को। तो 21 जून को इस योग दिवस को मनाने से पूर्व इसका आगाज, जैसे कि मेरे सहयोगी जो यशपाल जी उन्होंने बताया, वो हो गया है। और इसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम 12 अप्रैल को इस भटनेर किले पर हुआ था। बीकानेर संभाग के आईजी ओम प्रकाश वार्षिक निरीक्षण के लिए आज हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बीकानेर संभाग के आईजी ओम प्रकाश सीओ कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अपना कार्य ईमानदारी और मेहनत से कर रही है। क्षेत्र में बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाना और नशे के सौदागरों को जेल के पीछे भेजना पुलिस का मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि कार्य योजना के तहत एनडीपीएस के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक बैठकों में मुखबिरों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा नशे की सप्लाई करने वाले तस्करों पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक की सूचनाओं के अनुसार नशे की सप्लाई भारत की राजधानी दिल्ली से हो रही है और राजस्थान की पुलिस दिल्ली पुलिस के पूर्णतः संपर्क में है। आने वाले समय में सूचनाओं के आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रथम बार है कि पुलिस के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर्स, जिला प्रशासन, समय सेवी संस्थाओं, तमाम कॉलेज और विद्यालयों सबको इस नामुराद बीमारी के खिलाफ लामबंद कर इस नशे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जहां तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है, वहीं प्रशासन द्वारा भी भटके हुए बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटरों का भी संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही डी एडिक्शन सेंटर आमजन को देखने में मिलेंगे। ऐसे सेंटरों पर युवाओं तथा बच्चों को भर्ती कर उन्हें नशा छुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। एक कार्य योजना के तहत जो एनडीपीएस के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सबसे पहले हमने जो 3 महीने हैं इन्फोर्समेंट के लिए किए हैं, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं या पुलिस पब्लिक पंचायत है वहाँ पे भी सूचनाएं मिल रही हैं, लोगों से आप लोगों से बातें कर रहे हैं, उस पर सूचनाएं मिली, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि जहाँ से जो सप्लाई होता है उसको टच करें। उसमें ये जो नाइजीरियन गैंग है वो भी शामिल है। दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में हैं हम, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही में ही रहते हैं, उनके संपर्क में हैं। आने वाले समय में उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। नवाचार तो यही है कि पहली बार प्रशासन को भी, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी, एनजीओज को भी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी, हॉस्पिटल्स को भी, सबको इंटीग्रेट करके उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कार्रवाई की जा रही है। हम चाहेंगे कि लोगों की गिरफ्तारियां भी हों और जो बच्चे रास्ता भटक गए हैं उनके लिए डी एडिक्शन का भी सेंटर का भी इंतजाम हो, जिससे कि सही रास्ते पे आ सके। एक इंटीग्रेटेड रूप में ही काम करेंगे। इस संबंध में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं और जितने भी मर्ग यहाँ पे दर्ज होते हैं इनवेरिएबली वो जो सीमावर्ती जिलों से जिला पुलिस अधीक्षक को बात करना अनिवार्य है और जो SHOs हैं उनकी फोटो भेजना या जो भी इनकी कार्रवाई करना अनिवार्य है। और भी जो हमारे संपर्क में जो ऐसे केसेस आएंगे उनको हम प्रायोरिटी पे निपटाएंगे। एक बार हमारी उनके साथ मीटिंग भी अभी पेंडिंग है। मीटिंग के बाद हम कोई कार्य योजना बना करके हम कहने की स्थिति में होंगे, बट अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है कि सारे प्रकरण अनसुलझे रह गए। अभी सरकार के स्तर पे भी, NGO स्तर पे भी हमारी कुछ लोगों से वार्ता चल रही है। सरकार भी चाहती है कि पब्लिक सामने आए और आने वाले समय में ये डी एडिक्शन सेंटर शीघ्र ही आपको प्रकाश में आएगा। आज हमारे जो CO सर्किल हनुमानगढ़ का वार्षिक मुआयना था और कल हमने पुलिस पब्लिक पंचायत है वहाँ पे भी लोगों के साथ तारुफ किया। वहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं थी, बच्चियाँ थी। जो हमारी जो ASI है वो सबको ट्रेन कर रही हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। मेरा कहना ये है कि पुलिस का हर एक व्यक्ति, भले ही IG या कांस्टेबल, हर एक व्यक्ति पब्लिक से मिले और पब्लिक से फीडबैक लेके कार्रवाई करे। आपने पढ़ा भी होगा कि हमने सामाजिक अंकेक्षण की बात करी है कि सोशल ऑडिट की, जो पब्लिक हमारे विषय में क्या सोचती है। अगर जो काम हम कर रहे हैं अगर पब्लिक उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो अपनी बातें बताएगी और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। कुछ दिनों में NDPS की कार्रवाइयाँ अच्छी हुई हैं, जिन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है उनको निर्देश दिए गए हैं और आने वाले समय में और भी टीमबंद होकर के, और हमने कहा है कि पुलिस जवाबदेह बने, ये ज़्यादा जरूरी है। इस जनता के प्रति जवाबदेह बने, इसके लिए हम और भी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और जो संवाद एक दूसरे के साथ बना रहे इसके लिए कोशिश करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की,
हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का अधिवेशन जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों की आलोचना की गई। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का अधिवेशन जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में आयोजित हुआ। अधिवेशन में बोलते हुए वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्हें कर्मचारियों के विरुद्ध बताया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार निजीकरण की नीति अपनाकर सरकारी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। सार्वजनिक उपकरणों को ध्वस्त करना जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि रोडवेज स्टेट एम्प्लॉइज यूनियन केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों की हमेशा आलोचना और उसके विरुद्ध संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें अपने हकों से वंचित रहना पड़ा है। सरकार 7वें वेतन आयोग का लाभ उन्हें अभी तक नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार और रोडवेज आगार प्रबंधन को चेताना चाहती है कि यदि उन्होंने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके हकों का पैसा नहीं दिया तो यूनियन प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। लोक परिवहन सेवाओं को रोडवेज के स्टेटों के अंदर से ही चलाऊंगा, बनेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी सम्मेलन करने की स्थिति में भी नहीं होते ना। लोक परिवहन हमारे स्टेट में चल जाती तो उसका मुकाबला किसने किया? सुबह 4 बजे उठ के जयपुर में सिंधी के प्रेरणा देने के लिए मुझे गर्व और खुशी है इस बात की। सेवानिवृत्त बधाई आते हैं नौकरी वालों से ज्यादा। आज हम यहाँ जयपुर से RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के हनुमानगढ़ आगार शाखा के सम्मेलन का में भागीदारी करने के लिए यहाँ आ जाए। हम यहाँ आए। जिन हालात में इस शाखा सम्मेलन आयोजित किया जाए वो हालात मजदूर वर्ग के लिए और खास करके रोडवेज के कर्मचारियों के बहुत चुनौती। यहाँ सेवारत कर्मचारियों को जो 7वां वेतनमान 1 जनवरी 16 से मिलना चाहिए था वो राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से दिया गया है। ठीक है, ये अच्छी बात है, उन्होंने दिया तो है, लेकिन ये नाकाफी है और हम मांग करते हैं कि ये जनवरी 16 से राज्य सरकार के अनुरूप भी दिया जाना चाहिए। और भी समस्याएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के राज्य सरकार से रोडवेज ने जितना फंड मांगा उससे ज़्यादा फंड उपलब्ध करा दिए जाने के बावजूद रोडवेज द्वारा 5 महीने का बैकलॉग जानबूझ करके बनाए रखा गया है। हर समय आज भी 5 महीने का भुगतान रोका हुआ है। ये क्यों रोका हुआ? ब्याज की देयता क्यों बढ़ा रहे? इसके अलावा भी हमारे जो ब्याज देना चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हमारी CPF की पेंशन की समस्याएं हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये CPF की पेंशन मिलती है कि फार्म भी ये समय पे जमा नहीं करा पाते। ऐसी समस्याएं हमारे चालकों पर, चालकों के रात्रि पारी भत्ते, रात्रि बहिर्गमन भत्ते, दिन बहिर्गमन के भुगतान नहीं करें, साप्ताहिक विश्राम के कार्यों का भुगतान नहीं करें। ऐसे बहुत सारे भुगतान हमारे बकाया है। तो हमारा नारा है जब तक पूरा भुगतान नहीं तब तक कोई विश्राम नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे इस संकल्प के साथ आज का ये अधिवेशन, आज का शाखा सम्मेलन सफल होगा ये उम्मीद करते हैं हम। आज हम जयपुर से आए हैं। यहाँ हनुमानगढ़ में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन एटक और एसोसिएशन दोनों के आज शाखा सम्मेलन हो रहा है। शाखा सम्मेलन आज ऐसे समय में हो रहा है जो देश में
निजीकरण की नीति केंद्र और राज्य सरकार अपना के और पूरे जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये शाखा सम्मेलन जो हो रहा है उसमें जो नई कार्यकारिणी टीम चुन के आएगी वो हमेशा इन जो काले कानून हैं, जो इनकी गलत नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ संघर्ष करके अच्छी टीम देगी। और रोडवेज के अंदर आज जो हमारे को 7वां वेतन आयोग दिया गया है, वो वेतन आयोग जो राज्य कर्मचारी को अनुरूप दिया जाता था वो अब अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। ये तो अच्छी बात है, परंतु जो जनवरी 2016 से दिए जाना था उसमें उनकी मंशा साफ नहीं थी। और आज जितने भी उपक्रम हैं उनको सबको, जो भी सार्वजनिक उपक्रम, उनको सबको ये अप्रैल 2022 से दिया गया है। और हमारे जो सेवानिवृत्त साथी थे, सरकार ने किया है, पैसा दिया है, कैसे भी दो, परंतु उनका पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया हुआ। उनकी मेहनत मजदूरी, जो उनका ओवर टाइम था, उनका जो ग्रेजुटी का पैसा था, उनका ब्याज का पैसा था और उनका जो भी नाइट डे आउट अलाउंस का पैसा था, वो आज तक रोके हुए है। उनके जीवन में जो पेंशन की समस्या थी वो भी बरकरार बनी हुई है। इसलिए हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार और रोडवेज प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि समय रहते हुए ये सारा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका पैसा का भुगतान किया जाए और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से दिया जाए। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर आज कलेक्ट्रेट के नजदीक पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट रोड पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश थे। इस मौके पर एसपी अजय सिंह राठौड़, एएसपी नीलम चौधरी, डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा 11 पौधे लगाए गए। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक ने पिछले लंबे समय से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही उत्थान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि जहाँ युवा मोबाइल और आधुनिक प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं मानव सेवा समिति टीम प्रकृति को बचाने में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेकर प्रकृति से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। इस मौके पर लादू सिंह भाटी, गोविंद सिंह रामगढ़िया, सुरेश कुमार महला, ऋषि भारद्वाज, संजय सिंह रावत, लोकराज शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज का पौधारोपण आईजी साहब के हनुमानगढ़ आंगन पर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा 5 पौधे लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण का सुधार हो सके और लोगों में ये जागरूकता बढ़े कि जितने अधिक पेड़ लगेंगे उतना पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। प्रशासन से भी हमारा ये अनुरोध है कि जब कोई हमारे ट्रिगर को उठा ले जाता है तो उसको प्राप्त करने में और उसमें सुधार है कि कोई उठाए ना, ऐसी कोई व्यवस्था रहे। और लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि वो नजदीक के लगे हुए पेड़ों को पानी डालें ताकि पौधे जीवित रहें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के स्वास्थ्य केंद्र में आम जन को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की कोविड योजना के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के स्वास्थ्य केंद्र में आमजन को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बूस्टर डोज एवं बच्चों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे जिले में सभी मंडलों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मक्कासर केंद्र पर सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गाँव-गाँव तक जाकर टीकाकरण करने के लिए आमजन को जागरूक करने का काम कर रहा है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मक्कासर में कोविड सेंटर पर डॉक्टर संजू बोदा, शीलेंद्र कुमार, नीतूशिला, देवेंद्र, मनीषा, संदीप, सुशीला सहित अन्य लोगों ने अपनी सेवाएं दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज 12 अप्रैल को पूरे जिले में पूरे सभी मंडलों के ऊपर कोविड फ्री टीकाकरण जो पीएम साहब मोदी जी का ड्रीम मिशन है, जिसके तहत आज मक्कासर के अंदर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर फ्री टीका के लिए प्रेरित किया गया और बूस्टर डोज लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया और स्कूल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराने के लिए ये संदेश दिया गया और जिसके अंदर स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारियों ने हमें सहयोग दिया, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे मंडलों के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। रंजिश वंश स्कूटी योजना से वंचित करने का आरोप लगाते हुए एक विशेष योग्यजन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। कांगो को स्कूटी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। कांगो को स्कूटी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी।
इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजिश वश स्कूटी योजना से वंचित करने का आरोप लगाते हुए एक विशेष योगजन ने मंगलवार को डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। विशेष योगजन ने स्कूटी योजना से लाभान्वित करने की गुहार प्रशासन से लगाई है। इस मौके पर डीवाईएफआई के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सन 2021 में विशेष योगजनों को अध्ययन एवं रोजगार के लिए गतिशीलता वृद्धि के लिए स्कूटी योजना शुरू की गई थी। कई विशेष योगजनों की ओर से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए गए थे। गाँव चक ज्वाला सिंह वाला निवासी दोनों पैरों से 90% विकलांग व चलने फिरने में असमर्थ गुरसेवक सिंह पुत्र दयाल सिंह की ओर से 15 दिसंबर 2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास अपना आवेदन जमा करवाया गया, लेकिन विभाग ने रंजिश वश यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि अब यह योजना बंद हो चुकी है, उसे स्कूटी नहीं मिलेगी। गुरसेवक सिंह की ओर से कई बार निवेदन करने पर विभाग के अधिकारियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और कहा कि जब भी यह योजना आएगी तो उसे सूचना कर दी जाएगी। डीवाईएफआई पदाधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी गुरसेवक सिंह की ओर से 3 बार आवेदन किया गया, लेकिन उसे स्कूटी उपलब्ध नहीं करवाई गई। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विकलांगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि विकलांगों के लिए इस तरह की योजनाएं लगातार जारी रहें। साथ ही गुरसेवक सिंह व अन्य विशेष योगजनों को इस योजना के तहत लाभान्वित कर तुरंत स्कूटी दिलवाई जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो भारत की जनवादी नौजवान सभा आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस मौके पर इकबाल खान, राम कुमार, गुरसेवक, रमेश सिंह, सुरेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। स्कूटी के बारे में आया था सर, वो मेरी सुनाई नहीं हो रही। 2-3 बार पहले भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हो रही सर। पता नहीं क्यों सर, सरकार कह रही है कि मैं विकलांगों के लिए ये सुविधा कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई स्कूटी का कोई लाभ नहीं मिला। अधिकारियों से कह रहा, लेकिन वो कह देते हैं कि स्कीम जब आएगी तब आपको सूचना कर देंगे, लेकिन जब भी कोई स्कीम आती है तो लाभ तो मिल नहीं रहा सही। दर भटकता है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी यहाँ जिला कलेक्टर साहिबान से मिले हैं। एक विकलांग व्यक्तियों के लिए जो स्कीम चालू की गई थी सन 2021 में, स्कूटी योजना, जो कि राज्य सरकार ने बंद कर दी है। सरकार से भारत की जनवादी नौजवान सभा मांग करती है कि विकलांगों के लिए ये स्कीम जो है हमेशा चालू रखे। और एक जो हमारा साथी है गुरसेवक सिंह, उससे चला नहीं जा रहा, जबकि उसने 3-4 बार आवेदन कर चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो प्रशासन है, जिले का प्रशासन है, समाज कल्याण विभाग का जो अधिकारी है, वो उसके जू तक नहीं रेंग रही है। ये विकलांग आदमी 3-4 बार यहाँ चक्कर लगा चुका है और आवेदन भी कर चुका है। उस आवेदन को अपात्र घोषित कर दिया जाता है, जबकि वो 90% विकलांग है। तो निश्चित ही अगर इसको स्कूटी नहीं दी गई तो भारत की जनवादी नौजवान सभा आंदोलन करने पे मजबूर होगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।